नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि दरअसल में बंगाल चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, बंगाल चुनाव पर हम अपनी स्पेशल कवरेज लेकर आए हैं। कई तरह के सवाल हैं जो बंगाल और बंगाल से बाहर के लोगों के जहन में है। क्या बीजेपी बंगाल जीत रही है? क्या खेला होबे का नारा ममता के लिए उल्टा पड़ चुका है? क्या ओवैसी और अब्बासी फैक्टर ममता को बड़ा नुकसान कर रहे हैं? ऐसे कई और सवाल हैं। आप ओपिनियन पोल देख रहे होंगे जो कुछ लोगों के बयान के आधार पर सर्वे होता है, लेकिन न्यूज नेशन के 6 रिपोर्टर पिछले करीब 2.5 महीने से बंगाल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो हजारों लोगों से मिले हैं। बंगाल में क्या हो रहा है उसे लेकर उनके पास अपना एक सटीक ओपिनियन है। हमारे साथ में एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी है जिन्होंने लगातार सियासत को कवर किया है, करीब से देखा है, उनके अपने सोर्सेज है। देश में चुनाव के दौरान वोटिंग पैटर्न को देखने का 4 दशक का अनुभव है, जो आज आपको बंगाल की क्लियर पिक्चर बता देंगे। सवाल एक एक, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय भी हम करा दें। हमारे साथ न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे वो सहयोगी जो लगातार पश्चिम बंगाल की सियासत को कवर करते रहे, उनका परिचय भी आपसे करा दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी पिनास त्यागी हैं कोलकाता से, कांति से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हैं, हावड़ा से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हैं, तपस सेन गुप्ता दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ, कुछ और हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन पहला सवाल जो हर किसी के जहन में, वो सवाल ये कि क्या बंगाल का पूरा कैंपेन ममता वर्सेस मोदी हो चुका है? जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उससे पहले से हर किसी के जहन में यही सवाल कि क्या बंगाल का चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच है। इस सवाल को लेकर क्या कुछ राय? मनोज गैरोला सर, सबसे पहले आपसे, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्शन मोदी और ममता के बीच में ही है। और अगर हम देखें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम पिछला लोकसभा इलेक्शन देखें तो जो टोटल वोट पड़े थे उसमें 85% वोट इन दो पार्टियों को ही पड़े थे। ऐसा लगता है कि जो लेफ्ट है, जो किसी ज़माने में 50% से ऊपर वोट लेके जाती थी, पिछले लोकसभा इलेक्शन में उसको सिर्फ 6% वोट ही मिला था। तो उनका जो रेलिवेंस है वो अब ख़त्म हो गया है। और जो भी पॉलिटिकल रैलीज़ हैं या जो भी हैं, वो अगर आप देखें तो बीजेपी और ममता के अलावा बाकी भीड़ भी कहीं नहीं है और कोई चर्चा में भी नहीं है। पिनास त्यागी हमारी सहयोगी कोलकाता से हैं हमारे साथ। पिनास, आप लगातार पश्चिम बंगाल को कवर कर रही हैं, क्या आपको भी यही नजर आता है जमीन पर? बिल्कुल, मैं मनोज जी की राय से इत्तेफाक रखूंगी और उसके लिए कुछ फैक्टर्स भी आपको अनुराग साझा करूंगी कि ग्राउंड में हम झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, इंटीरियर्स में गए, हावड़ा, हुबली, कोलकाता, पूरा शहर जो है हमने घूमे हैं। जो अर्बन इलाके हैं एज वेल एज रूरल और सोशल ट्राइब जो इलाके हैं वो भी हमने देखे हैं। तो जो लड़ाई हमें समझ में आई है वो है नरेंद्र मोदी वर्सेस दीदी एंड वर्सेस दीदी का काडर, यानी कि टीएमसी का जो काडर है। क्योंकि ये बात बीजेपी भी बहुत अच्छे से समझती है कि उसके पास अभी नेता जो है वो टीएमसी से आए हुए हैं, काडर उतना स्ट्रांग नहीं है जितनी मल्टी लेयर काडर जो है वो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का है। तो ऐसे में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक नाम है मोदी, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा पहचानता है और उससे एक उम्मीद रखता है, उनमें एक भरोसा दिखता है। जब इंटीरियर्स में गए तो वहां पर ममता बनर्जी के लिए ये था कि वो बंगाल की बेटी हैं, उन्होंने खासतौर से रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में बहुत काम किया, उनकी योजनाओं का जो फायदा है वो वहां तक पहुंचा है। लेकिन उनके मन में जो बदलाव की बयार है वो ये कहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं ना, तो हमें मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये मोदी जी कह रहे हैं और मोदी जी काम करके दिखाते हैं, डिलीवर करते हैं, इसीलिए देना चाहिए। तो मोदी फैक्टर हमें वहां नजर आया और दीदी के प्रति प्यार जो है वो भी नजर आया। तो ये लड़ाई बिल्कुल मोदी वर्सेस दीदी वर्सेस टीएमसी काडर है। एनके सिंह सर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में भरोसे के दो ही चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तृणमूल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? अनुराग, पिनास की बात से 100% सहमत होते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपको जो हल्का सा चेंज पिछले एक हफ्ते में दिखाई दिया है, जो बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान हुआ है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना और विसिल स्टॉप टूर करना, ये कमाल उसका है। जाहिर है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी का एक अलग मकाम है और वो ममता को काउंटर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल पिनास सही कह रही है कि रूरल मासेज में, रूरल बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे ममता की पॉपुलैरिटी है और कैडर न होने की वजह से बीजेपी का चूंकि पुराना वो कैडर उस तरह का नहीं कभी रहा है,
लिहाजा वो एक कमी है जो कि मोदी के प्रेजेंस से ही वो कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। जी। तो ये हम कह सकते हैं कि मोदी के आने से पूरी की पूरी चीजें बदली और इस समय जो कंटेस्ट है वो ममता वर्सेस नरेंद्र मोदी है और इसमें बीच में कोई नहीं आता है। और रूरल इंडिया में, ये रूरल वेस्ट बंगाल में आपको देखना पड़ेगा कि ये किस करवट बैठता है। अवधेश सर, मैं आपके पास भी आऊंगा और लगातार पश्चिम बंगाल से हर अपडेट हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता भी भेजते रहे। तपस, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन पहले सवाल को लेकर जो सहमति बनी हुई है वो ये कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में, लेकिन कुछ और सवाल हैं। उन सवालों को लेकर भी एक्सपर्ट पैनल क्या कुछ सोचता है, हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर्स क्या कुछ महसूस करते हैं, ये हम समझते हैं। दूसरा सवाल क्या है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ, ये आपको बता दें। दूसरा सवाल है, बीच चुनाव कैंपेन में ममता दीदी चोटिल होती हैं। नंदीग्राम में उनके पैर पर चोट लग गई है, उसको पहले अटैक बताया जाता है, फिर सफाई आती है, लेकिन ये चोट लगना क्या ममता बनर्जी के पक्ष में किसी तरीके का खेला करेगा, ये लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है। अवधेश सर, क्या भावनात्मक तौर पर इस तरीके की घटना फायदा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है? नहीं, भारतीय चुनाव में इसके उदाहरण है कि सहानुभूति जनता की मिलती है, लेकिन ममता के केस में ममता जिस ढंग से अपनी हर सभा में अपने चोट को एक मुद्दा बना रही हैं, उसका एक मनोवैज्ञानिक उसका एक असर जनता पर यह होता है कि कहीं ममता बनर्जी अंदर से अपनी पराजय को लेके भयभीत तो नहीं है। ये जो एक संकेत गया है, चुनाव आयोग ने जिस ढंग से पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट दी है जी, और जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 चुनाव सभा में यह कहा है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का अपमान किया है, कि वहां के लोगों ने हम पर हमला किया है, तो इसका भी असर हो सकता है। लेकिन ममता जिस ढंग से इसको अपने लिए एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, उसके संकेत नेगेटिव भी जा सकते हैं। लेकिन पहले सवाल का एक लाइन में मैं उत्तर देना चाहूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी, ये बात सच है कि भारतीय राजनीति में इतना एक महाकाय व्यक्तित्व के रूप में खड़े हो गए हुए हैं कि कोई नेता उनके सामने आसपास बहुत टिकता नहीं है। वो उसी प्रकार से इस समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का भी जो व्यक्तित्व है, उसके सामने प्रदेश में भी कोई नेता नहीं टिकता। तो इसलिए ये 2 व्यक्तित्वों का मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में किसी स्टेट में इस ढंग का आमने सामने होना एक रोचक मुकाबला करता है। लेकिन इसमें हम अमित शाह को माइनस नहीं कर सकते हैं, जो बीजेपी में नरेंद्र मोदी। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार काफी वक्त से पश्चिम बंगाल को कवर कर रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, क्या ऐसे मुद्दे भावनात्मक तौर पर कुछ मायने रखते हैं वोटर के जहन में? चलिए तपस, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप लगातार कवर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को, क्या वाकई ऐसा मुद्दा कोई मायने रख पा रहा है? जी देखिए, इस बार का जो बैटल ऑफ बंगाल है, इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दूसरी और ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद जाकर हर क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि 294 जो विधानसभा क्षेत्र है वही उम्मीदवार हैं, उन्हीं को देखकर ये वोट दिया जाए। तो दूसरी और नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी आला नेता हो बीजेपी के, उनके जो रैलीज हो रही है उसमें उस तरह का भीड़ उमड़ नहीं रहा है कि जो हमें अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पे आ रहे हैं, तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी को सुनने। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी इस बार चुनाव होने वाला है, लेकिन दोनों के लिए ही राह आसान नहीं है। ममता बनर्जी को चोट लगना टक्कर होगी। क्या ये वाकई बड़ा मुद्दा है? बहुत संक्षेप में तपस, सवाल मेरा ये था। जी देखिए, अगर ममता बनर्जी के चोट लगने के विषय कोई बात की जाए तो हाँ, अगर आप ग्रामीण वोट की बात करें तो लोगों में एक संशय है कि हाँ उनको चोट लगी, एक सहानुभूति है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जिस तरह से इस चीज को सामने रखा गया, उसको लेकर लोगों के मन में संदेह है। तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके खिलाफ ना चला जाए, ये एक बहुत बड़ा तृणमूल के लिए एक डर हो सकता है। पिनाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में पिनाज, अगले सवाल पर जाना है। जी अनुराग, आज ही मेरी 3 वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई है। एक ने ऑन कैमरा ये बात कबूल की है, बाकी 2 ने ऑफ कैमरा। उन्होंने कहा है कि जो ममता की इमेज है वो है एक फाइटर की इमेज। तो शुरुआत के जो 2-3 दिन थे वहाँ सिंपैथी थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन जब ये आगे प्रोलॉन्ग होता गया, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी तस्वीरें आती गई, मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल आते गए, तो कहीं ना कहीं जो फाइटर की जो इमेज है ममता की, शी इज बोल्ड, शी इज एग्रेसिव, शी इज फाइटर, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। जिन्हें एक अबला वो उस तरह का पोस्चर कि वो नर्वस हैं, वो नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ममता का जो ऑरा है वो डिफ्लिएट हो रहा है। तो उनका मानना था कि ये चोट जो है वो इस तरह से नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है पिनाज, एक और सवाल है लोगों के जहन में, अब जरा उस सवाल पर आते हैं। लगातार बंगाल के दौरान मुद्दा बहारी
और भीतरी का भी होता रहा है। ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि बीजेपी के लोग बाहरी हैं, मैं बंगाल की बेटी हूं। सवाल यही है कि क्या बाहरी और धरती पुत्र का नारा बंगाल में हिट होगा? हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हैं, उनसे इस सवाल का जवाब सबसे पहले लेते हैं। धीरेन्द्र, क्या वाकई बाहरी और बंगाली का जो मुद्दा है कुछ मायने रख पा रहा है क्या जब आप लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की सभाओं में, लगभग सारी सभाएं मैं कवर कर रहा हूं, आज 5वीं सभा अगर ब्रिगेड मैदान से जोड़ लीजिए तो तमाम सभाओं में अगर लोगों की भीड़ पहुंच रही है, वो भीड़ पहुंच रही है जो बंगाली भाषा सिर्फ समझती है। अगर आप उस भीड़ का पूरा एनालिसिस करते हैं तो उस भीड़ में बहुत बड़ी तादाद महिलाओं की है, और अगर आप उनसे हिंदी में संवाद करने की कोशिश करते हैं तो उनको थोड़ी परेशानी भी होती है, क्योंकि वो समझकर जवाब देने में उनको हिंदी प्रॉब्लम। ऐसे में अगर लाखों की भीड़ पहुंच रही है तो ये मुद्दा अपनी कोई भी यहाँ जड़ नहीं जमा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इस पूरी कैंपेन को यहाँ केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का चला रहा है। यहाँ के बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी अपील एक खास सेगमेंट से या एक हिस्से से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। तो इसीलिए ये मुद्दा अब यहाँ कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह की उम्मीद शुरू में ममता बनर्जी को जरूर रही होगी, जिस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने फॉर्म की थी, अपना जो एक दुर्ग बनाया था कि कैसे पहले बहिरागत, उसके बाद फिर एक इमोशनल कार्ड, और उसके बाद आखिर में अपनी योजनाओं को लेकर वो जिस मैनिफेस्टो को लेके आ रही थी उसको, ये एक पूरा उन्होंने एक जो तो आप बंगाल से ताल्लुक रखते हैं या आप बाहर से आए हैं, इस मुद्दे का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन एक और सवाल है, और वो सवाल धीरेन्द्र पुंडीर आपने जो बात कही है उसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल में पश्चिम बंगाल की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। कैंपेन के दौरान उनके तेवर देखकर ऐसा लगता है कि उनकी हर रैली में भीड़ उन्हीं की पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी की रैलियों में भीड़ बीजेपी लहर का संकेत है? एनके सिंह सर, सबसे पहले मैं आपसे समझूंगा, फिर मैं अपने सहयोगी विद्यानाथ झा का रुख करूंगा। एनके सिंह सर। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया था ना, उसी में बाकी अगले दो सवाल के आंसर हैं। ये दो पर्सनालिटीज की लड़ाई है। इस समय बंगाल में दो पर्सनालिटीज की लड़ाई है, लिहाजा मुद्दे गौण हो जाएंगे। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी कि नहीं, वो झूठ बोल रही, कमजोर हो गई है, बहुत अबला नारी हो गई, ये मुद्दा अब रहा नहीं। दो पर्सनालिटीज की लड़ाई है और एंड प्रोडक्ट उसका ये होगा कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। जाहिर है नरेंद्र मोदी का कद बड़ा है, देश में बड़ा है, लेकिन रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे ममता को अभी भी अब स्टेज करना मुश्किल है। और खास करके रूरल, ये जो आप देख रहे हैं ना फीलिंग ना, ये अर्बन मासेस की हो सकती है, लेकिन रूरल मासेस में अभी ममता की मकबूलियत उसी तरह बरकरार रही है। लिहाजा हम ये मानते हैं कि ये जो लड़ाई आपकी देख रहे हैं, लहर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद चीजें बदली हैं। कितनी रफ्तार से आगे 3-4 दिनों में बदलती हैं, ये देखने वाला होगा। या अगले चुनाव तक जाते जाते, अगले चुनाव तक कितनी बदल पाती है, ये अभी देखने वाला होगा। बिल्कुल विद्यानाथ झा, पिछले 60 दिन में बहुत लंबे वक्त तक आपने पश्चिम बंगाल को कवर किया है। बीजेपी की रैलियों में जुटने वाली भीड़ क्या वाकई वोट में तब्दील होती नजर आ रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के लिए वहां मौजूद है? अनुराग, इससे पहले एक बार मैं पूरा पश्चिम बंगाल घूमकर जा चुका हूं और ये दूसरी बार मैं आया हूं, 1 महीने के बाद दूसरी बार पश्चिम बंगाल घूम रहा हूं। आप मेरी बात का अगर विश्वास करें तो मैं आपको खुले तौर पर कह सकता हूं, और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जमीन पर उतरकर जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, जब आप देखते हैं चीजों को, तो चीजें बहुत क्लियर हैं। आप बाहर से देखने का अंदाजा अलग हो सकता है, लेकिन जमीन पर चीजें बहुत क्लियर हैं अनुराग, कि लोग या तो लेफ्ट में हैं या राइट में हैं। यानी कि लोग या तो बीजेपी के साथ हैं या टीएमसी के साथ हैं। अभी असमंजस की स्थिति जैसी कोई बात अब रह नहीं गई है। 1 महीने पहले जब मैं पूरे पश्चिम बंगाल को कवर करने के लिए आया था, उस वक्त असमंजस की स्थिति थी, लोग खुलकर बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब लोग खुलकर बोलते हैं। पहले जय श्री राम के नारे लगाने से पहले लोग ये देखते थे कि उनके आसपास कोई टीएमसी का कार्यकर्ता है या नहीं है, लेकिन अब जय श्री राम के नारे आपको हर गली मोहल्ले में लगते हुए नजर आएंगे। लोग एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं तो जय श्री राम कहते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा माहौल तो बदल चुका है। अब सीधे आपके सवाल पर आता हूं कि जो भीड़ जुट रही है, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी? पश्चिम बंगाल में मोदी को लेकर क्रेज है, और जैसा हमने बिहार में देखा था कि मोदी के नाम पर वोटिंग हुई थी और वहां बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, मेरा जो अनुमान कहता है, देखिए नतीजे क्या होंगे वो कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलने वाला है। और इसके पीछे वजह यह है कि दीदी अपने 10 साल के कामों को दिखा रही है।
है, उनके कामों को नकारने की ठीक कोशिश है। बीजेपी कर रही है, लेकिन दीदी कहीं ना कहीं उसी आधार पर वोट चुनाव अहम लड़ने बात की कोशिश विजयनाथ कर झा रही है। आप यहाँ पर कह रहे हैं, बीजेपी लेकिन के पास मनोज गरवाल दिखाने के सर, लिए केंद्र का काम है। क्या रैलियों और में जुटने वाली भीड़ वोट के तौर पर देखा जाए, उसको जीत के संकेत के तौर पर देखा जाए, या जल्दबाजी हो सकती है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि मोदी की पॉपुलैरिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और वो इलेक्शन क्योंकि बहुत ही पोलराइज्ड इलेक्शन है, या तो लोग टीएमसी के साथ हैं या टीएमसी की जो भी या लोग टीएमसी के अगेंस्ट हैं। जो लोग टीएमसी के अगेंस्ट हैं उसके कई सारे कारण हैं। करप्शन एक बड़ा इशू है, टीएमसी का जो मुस्लिम अपीजमेंट है वो भी एक बहुत इशू है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो भी लोग टीएमसी के अगेंस्ट हैं, टीएमसी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट हैं, वो सारे के सारे लोग नेचुरली उनके सामने विकल्प सिर्फ एक ही है, विकल्प बीजेपी है। वो सब लोग बीजेपी को वो लोग इसलिए मोदी की अगर रैली में जाते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2019 के इलेक्शन में भी 40% वोट जो बीजेपी था उसको मिले थे। तो ऐसे में वहाँ भीड़ होना और भीड़ का वोट में तब्दील होना, तो उसमें मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको उसमें कोई आश्चर्य नजर नहीं आता। लेकिन एक और सवाल है अवधेश सर, मैं उस सवाल पर लौट आता हूं अब, और वो सवाल क्या वाकई एक बड़ा फैक्टर है? अगला सवाल जो यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं अपने तमाम सहयोगियों से और एक्सपर्ट पैनल से, वो सवाल दरअसल में अज़दुद्दीन ओवैसी से जुड़ा है, वो सवाल अब्बास सिद्दीकी से जुड़ा है। और सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में अज़दुद्दीन ओवैसी या अब्बास सिद्दीकी कुछ मायने रखते हैं? और मायने का मतलब क्या वो ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस तरीके का सवाल लगातार होता रहा है? अवधेश सर, देखिए, अब्बास सिद्दीकी 37 सीटों पर उनको मिला है और 13 पर लड़ रहे हैं एमआईएम के लोग, वो मुर्शिदाबाद के एरिया में। तो ये 50 सीटें जो हैं ये बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां ममता बनर्जी का जनाधार मजबूत रहा है। इसको ध्यान रखने की जरूरत। अगर मुस्लिम वोट में जिसकी संभावना है, इन लोगों ने एक सेंस लगा दिया, क्योंकि पिछले 2016 के चुनाव में यह माना गया था कि लगभग 75% से ज्यादा वोट मुसलमानों का एक मुश्त टीएमसी को गया था। 2019 में ज्यादा ही, इससे भी ज्यादा मैक्सिमम वोट टीएमसी को शायद 80% से भी ज्यादा वोट गया था जी। अगर उसमें से 15-20% वोट अगर ये 50 सीटों पर ये पार्टियां शिफ्ट हो जाती है तो चुनाव परिणाम पिछले जो है वो बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये फैक्टर नहीं होगा। बिहार में भी ओवैसी का फैक्टर ठीक है, सीमांचल क्षेत्र में काम किया था। अब्बास सिद्दीकी चूंकि कांग्रेस और सीपीआई लेफ्ट के साथ गठबंधन है, और इसने एक खासकर मैं सब जो जिहादी एलिमेंट्स हैं उनको जिस ढंग से पहले से अपने बयानों के कारण उभारा है, उससे एक मुसलमानों का एक वर्ग जो लिबरल नहीं होता है उसका आकर्षण अब्बास सिद्दीकी के प्रति है। और ओवैसी तो जाने ही जाते हैं देश में, उनका नाम ही एक हमारे देश के एक विभाजक के नाम पर कहा जाता है कि दूसरा चेहरा है, और बीजेपी बनाती भी है, बीजेपी को सूट भी करती है वो। तो ये फैक्टर जो है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि 50 सीट पर होगा, लेकिन अगर इसमें से 30-35 सीट पर भी इन लोगों ने काम कर लिया, मतलब अज़दुद्दीन ओवैसी या अब्बास सिद्दीकी फैक्टर अगर काम करता है तो ये एक बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी के लिए। करेगा, कितना करेगा, लेकिन जो भी क्षति पहुंचेगी वो ममता बनर्जी को क्षति। धीरेन्द्र पुंडीर, आप इस बात से सहमत हैं जो बात यहां पर अवधेश सर कह रहे हैं? क्या ऐसा ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस बात अभी तक तो कम से कम मैं देख रहा हूं कि फुरफुरा शरीफ के जो पीर ज़्यादा हैं उनको कहीं भीड़ नहीं मिल रही है, अगर आप कहीं भी देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव और ख़ास तौर से बंगाल के चुनाव को बाकी देश के अलग चुनाव से अलग करके देखा जाता है। क्योंकि अगर यहाँ जिस तरह से रैली में जो आता है उसको अगर यहाँ कोई भी बंगाल की पॉलिटिक्स को समझता है तो वो ये जानता है कि रैली में आने के वक्त वो ये तय कर चुका होता है कि उसको किस पार्टी को वोट देना है। यहाँ कोई किराए की रैली पर नहीं आ सकता। इसीलिए अगर आप मैं देख रहा था पीरजादा सज्जाद की रैलियाँ, अब्बास की रैलियाँ, उनमें भीड़ नहीं है। अगर मैं वाम मोर्चे को देखता हूँ तो उनके रोड मार्च में देखता हूँ तो उसमें दर्जनों में संख्या में लोग होते हैं, या मैक्सिमम अगर पहुंचते तो वो सैकड़ों में लोग पहुंचते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ यहाँ हो चुकी है कि जो पोलराइजेशन है उसमें ममता बनर्जी इनसे बहुत आगे की तरफ है और बहुत सेगमेंटेड। जैसे नंदीग्राम में अगर वो 60 से 65 हजार का वोट है, वहां जिस तरह मीनाक्षी लड़ रही है वहां लेफ्ट मोर्चे से, संयुक्त मोर्चे से लेफ्ट की कैंडिडेट है, तो वहां पीरजादा अब्बास चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो अगर अपनी जमानत बचाना तो खैर बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, वो अपने आप को अगर 4 से 5 हजार से ऊपर कर पाएंगी तो नुकसान शायद ममता का होगा वहां, लेकिन बाकी तमाम जगह भी ये संभव नहीं। हवाई बातें ज्यादा हो रही हैं। ऐसा है, वो अपनी बात सही कह रहे हैं। न तो वाम मोर्चे की सभाओं में, हालांकि
जो परेड ग्राउंड में वाम मोर्चे और उसकी सभा हुई थी उसमें अप्रत्याशित भीड़ आई थी, वो ये मैं नहीं कह सकता भीड़ नहीं आई थी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर 10 से 15% वोट में डेंट लगा दिया इन्होंने 25 से 30-35 सीटों पर, तो परिणाम बदल जाएगा, ये बात हम जानते हैं। और जहां की वो बात करें, मीनाक्षी मुखर्जी को खड़ा इसलिए कराया है क्योंकि वाम, खासकर सीपीएम की पॉलिसी वहां ये है कि किसी प्रकार किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और हम एक थर्ड फ्रंट के नाते भूमिका निभाएं, इतनी सीटें ले आए, उस रणनीति से चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीते, इसीलिए आज जानबूझ करके वहां आईएसएफ सीट मांग रही थी, मुस्लिम वोट के कारण उसको नहीं दे करके, और अपनी छात्र डेमोक्रेटिक यूथ इकाई की प्रेसिडेंट उसको खड़ा करा दिया हेड को। ठीक है, तो देखिए अपनी अपनी अलग अलग राय है। ग्राउंड जीरो पर जो धीरेन्द्र पुंडीर महसूस कर रहे हैं वो बता रहे हैं, और अवधेश जी अपने अनुभव के आधार पर जो चीजें समझ पाए हैं उसको साझा कर रहे हैं। लेकिन ये वो सवाल है जिस पर कुछ और राय भी हो सकती है, इसको थोड़ा और समझेंगे और कुछ और सवाल आपके जहन में होंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। यकीन मानिए अगले आधे घंटे में उन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस चर्चा के दौरान मिल जाएंगे।